लाइक और सब्सक्राइब दबा दो भाई। अवॉइड मत करना, वरना बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे तुम्हारा क्रश तुम्हें इग्नोर करके छोड़ गया था। चलो शुरू करते हैं। दीदियां नकली छोटे सांप को गिफ्ट देने में लगी थीं, जबकि मम्मी पापा चुपके से तुम्हारे मन की बातें सुन रहे थे और उनके मुट्ठियां धीरे धीरे कसती जा रही थीं। तुम अपने बेडरूम के बिस्तर पर लेटे हुए दीदियों के बड़े बड़े गॉसिप मजे से पढ़ रहे थे। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ड्राइंग रूम में बैठे सब लोग भी तुम्हारे साथ वही गॉसिप लाइव सुन रहे हैं। वाह, बड़ी दीदी को गू हुआई से प्यार है, वो भी वाला प्यार। हाई स्कूल में तो उन्होंने उसे चुपके से किस भी किया था। क्या? गू की माँ का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उनकी तेज नजरें सीधे गू हुआई पर जा टिकी। गू हुआई तुम्हारे मन की आवाज नहीं सुन सकता था, लेकिन अपनी माँ की उस डरावनी नजर से ही उसका दिल घबराने लगा। बड़ी दीदी और तीसरी दीदी के दिल में अचानक एक झटका सा लगा। अभी ये आवाज किसकी थी? लेकिन दूसरी दीदी गुचिंघान, जो तुम्हारे मन की आवाज सुनने की आदी हो चुकी थी, बिल्कुल शांत रही। उसने बड़ी दीदी की तरफ एक नजर डाली, मानो कुछ कहना चाहती हो। तभी तुम्हारे मन की आवाज फिर गूंजी। हम अच्छा हुआ बस गाल पर किस किया। अगर होंठों पर किस होता तो ये भाई बहन का रिश्ता क्या कहलाता? वैसे भी सगे तो है नहीं, होंठों पर किस भी कर लेते तो क्या फर्क पड़ता? बड़े होकर शादी ही तो करनी है। गु वानचिंग अचानक खड़ी हो गई। उसकी नजरें चारों तरफ ऐसे घूम रही थीं, मानो वह उसी आदमी को पकड़कर बाहर खींच लेना चाहती हो जिसने ये बकवास फैलाई थी। गु छिंगहान अचानक तुम्हें बुलाने की जल्दी में नहीं रही। उसने कहा, अरे गॉसिप सुनना तो बड़ा मजेदार है, और फिर वापस बैठ गई। गु छिंगशुए ने अपनी बड़ी बहन के उदास और भारी चेहरे की तरफ देखा, फिर चुपचाप खुद भी बैठ गई। उसके मन में अजीब सी उलझन थी। बड़ी बहन का गु हुआई को पसंद करना शायद ठीक नहीं था। गु माँ ने देखा कि गु वानचिंग अचानक शांत हो गई है तो वह तुरंत समझ गई कि मामला क्या है। उसने फौरन नौकरों से कहा कि पानी और खाने पीने का इंतजाम करो। लगता है सब लोग सुन सकते हैं, तो अब मजा आएगा। हाँ हाँ, बड़ी दीदी ने तो गु हुआई को लव लेटर भी लिखा था। सोच रही थी कि जब गु हुआई ग्रेजुएट हो जाएगा तब चुपके से उसे दे देगी। वो चिट्ठी अभी भी उसके ड्रॉर में छिपी हुई है। क्या? लव लेटर भी लिखा था? बड़ी दीदी गु वानचिंग तो बड़ी बोल्ड निकली। ये बोलने वाला कहीं अभी अभी मिला छोटा भाई गुचेन तो नहीं? आखिर ये आवाज बहुत अजनबी लग रही है। ये गु हुआई की तो हो ही नहीं सकती। गु वानचिंग ने अपनी मुट्ठी आंव कस कर भींच ली। इतनी निजी बात गुचेन को आखिर कैसे पता चली? अरे जरा देखूं तो उस प्रेम पत्र में क्या लिखा है। न नहीं, उसे मत पढ़ो। गुवानचिंग ने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया, जैसे अभी चीख पड़ेगी। दीदी, आपको क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? गु हुआई ने चिंता से एक बार पूछा। जब उसने देखा कि गु वनचिंग ने सिर हिलाकर मना कर दिया तो उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बैठ गया और फिर से केक खोलने लगा। मन ही मन वह सोच रहा था, जब समय आएगा तो मैं गूचेन को दिखाऊंगा कि दीदियां मुझसे कितना प्यार करती हैं। मैं ही मम्मी पापा का सबसे प्यारा बेटा हूं। ये क्या है? निबंध है क्या? हा हा हा, निबंध जैसा प्रेम पत्र। गुवानचिंग का लव लेटर सबने बेरहमी से मजाक उड़ाकर पढ़ना शुरू कर दिया और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। गु छिंगहान, गु छिंगशुए और मांगू सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। हा हा हा, तुम्हें पहली बार देखा तो तुम सर्दियों की आग जैसी लगी, जिसने मेरे पूरे दिल को गर्म कर दिया। हा हा हा, लोग कहते हैं मेरी महबूबा पानी के उस पार है, लेकिन तुम तो मेरे बाएं तरफ मेरे दिल में हो। बस करो। गुवानचिंग अब पूरी तरह उबले हुए टमाटर जैसी लाल हो चुकी थी। हे भगवान, मेरी वो गंभीर, शांत और परफेक्ट बड़ी बहन, वो इतनी चीजी और पुरानी स्टाइल का प्रेम पत्र लिख सकती है। सच में कितना फिल्मी और शर्माने वाला लव लेटर है। गु माँ ने मुंह तो ढक लिया, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि वह प्रेम पत्र जरूर ढूंढकर एक बार पढ़ेंगी, फिर उसे नष्ट कर देंगी। गु छिंगशवे तो इतनी हंस रही थी कि उसकी आंखें ही गायब होने वाली थीं। उसने अपनी हमेशा से ज्यादा न बनने वाली बड़ी बहन से कहा, दीदी, थोड़ी देर बाद आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकती हूँ? कर लो। उदास सी आवाज आई। ये गु वानचिंग की आत्मसंदेह भरी प्रतिक्रिया थी। और अब तीसरी दीदी की गॉसिप भी। वह हंसते हुए बोली, ही, पहले बड़ी दीदी का मामला देखा, अब तीसरी दीदी का भी। वह तो हंसते हंसते बिस्तर पर लौटने ही वाली थी।
अब बारी गु छिंगश्वे के शर्मिंदा होने की थी। हे भगवान, कहीं सच में कुछ निकल ना आए। गुवानचिंग भी अब अपनी इज्जत बचाने की मुद्रा छोड़ चुकी थी। वह सीधी होकर बैठ गई और गॉसिप सुनने लगी। गु हुआई अकेला ही बड़े खुश होकर गिफ्ट खोल रहा था। बीच बीच में वह दूसरों से पूछ भी लेता, लेकिन सब लोग बस यूं ही लापरवाही से टाल देते। गु हुआई ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसे बस यही सोचकर मजा आ रहा था कि थोड़ी देर बाद तुम उसे जलन और हैरानी भरी नजरों से देखोगे। ये सोचकर उसके दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था। गुचिंगश्वे तो बचपन से ही बड़ी चालाक थी। एक बार उसने पापा की एंटीक चीज तोड़ दी थी, फिर खुद ही 520 गोंद खरीद कर उसे जोड़ दिया। हा, पापा को आज तक पता नहीं चला। अरे भगवान, वो तो मिंग राजवंश का एंटीक था जिसे पापा ने 3 करोड़ नहीं, पूरे 3 अरब में खरीदा था। वो उनकी सबसे पसंदीदा चीज थी। क्या 3 अरब मिंग राजवंश का? यह सुनते ही गुचिंगश्वे ने सिर झुका लिया। उसे हिम्मत नहीं हुई कि वह मां की तरफ देख सके। गुचिंगश्वे मन ही मन रोने लगी। गुचेन को यह बात आखिर पता कैसे चली? ये तो पूरा घर बर्बाद करने वाला निकला। गु मां ने उसे गुस्से से घूरा। तभी कोई हंसते हुए बोला, और मम्मी की जो पुरानी पेंटिंग्स का कलेक्शन था वो भी इसने खराब कर दिया था। ऊपर से किचन के मसालों से बिल्कुल वैसी ही तस्वीर बनाकर उस पर चिपका दी। मम्मी ने उसे न जाने कितनी बार देखा, फिर भी पकड़ नहीं पाई वो वही पुरानी पेंटिंग थी जिसे सबने देखा हुआ था। गुचिंगश्वे ने उसे खराब कर दिया और मसालों से उसकी मरम्मत भी कर दी। हे भगवान, बचपन में अगर हम लोग उसे बस छू भी लेते थे तो मम्मी डांट देती थी, और गुचिंगश्वे ने तो उसे तोड़ ही डाला। अब तो गई काम से। बड़ी बहन गु वानचिंग ने अपनी छोटी बहन की तरफ देखा और मन में सोचा, इस लड़की का अब कुछ नहीं हो सकता। आज तो पिटाई पक्की है। अगर मम्मी ने इसे नहीं पीटा तो हमें ही चैन नहीं मिलेगा। गुचिंगश्वे का दिल जोरों से धड़कने लगा। गया सब कुछ। अब तो सब खत्म हो गया। मेरे अपने छोटे भाई ने ही मेरा राज पकड़ लिया। अब मैं इस घर में कैसे रहूंगी? और बड़ी दीदी के कलेक्शन वाले पुराने सिक्के भी। गुचिंगश्वे ने असली की जगह नकली रख दिए थे। लो, हाँ, हंसी नहीं रुक रही। वो उन्हें सच में ले गई थी। गुवानचिंग ने अचानक आंखें बड़ी करके गुचिंगश्वे की तरफ देखा। सिक्के? मेरे पुराने सिक्के भी इसके हाथ लग गए? मैंने उन्हें कितने सालों से संभाल कर रखा था। उनकी मार्केट वैल्यू अब करोड़ों में है। आखिर तुमने उनका किया क्या? गुचिंगश्वे अपराध बोध में बड़ी बहन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाई और सिर और नीचे झुका लिया। तीसरी दीदी, आपका सिर दर्द कर रहा है क्या? गुहुआई ने उलझन में पूछा। वही दबा दबा सा जवाब फिर सुनाई दिया। गु हुआई ने चिंता जताने का नाटक किया। तो मैं तुम्हारे लिए दवा ले आता हूं। जरूरत नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, लेकिन मेरे बिना अपने पास। तीसरी दीदी, अपना अच्छे से ख्याल रखना। गु छिंगशुए का दिल गर्माहट से भर गया। थैंक यू आहू आए। लेकिन मां मन ही मन बड़बड़ाई। ये लड़का हर बार बस मीठी बातें करता है, फिर भी घर वाले इसे इतना पसंद करते हैं। पहले ये बात मैंने नोटिस क्यों नहीं की? उधर बड़ी बहन अंदर ही अंदर चीख रही थी। वो प्राचीन सिक्का कहाँ गया? आखिर गया कहाँ? तीसरी दीदी ने वो पुराना सिक्का आइसक्रीम के बदले दे दिया। क्या? करोड़ों की कीमत वाला सिक्का सिर्फ एक आइसक्रीम के लिए? गु छिंगशुए, तुम मर ही जाओ। हा, बेवकूफ बन गई। उसका क्रश उसे पुराने सिक्कों से खेलते हुए देख रहा था। उसे समझ आ गया कि वो कोई कीमती चीज है, लेकिन उसने बस एक आइसक्रीम देकर उससे वो चीज ले ली। वाह, तीसरी बहन तो पूरी फिजूल खर्च निकली। गु वानचिंग ने फिर से मुट्ठियां भींच लीं। अच्छा, ये फिजूल खर्च तो अब मेरे सिर पर भी आ गई है। रुको जरा, इसका हिसाब मैं धीरे धीरे चुकता करूंगी। गुचिंगशुए ने अपनी दोनों बहनों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं था, तो उसने राहत की सांस ली। अगर इन्हें भी मेरे मन की बातें सुनाई देने लगी तो मैं तो गई। मुझे मत बुलाओ, मत बुलाओ। गुचिंगहान मन ही मन चीख रही थी। गुचिंगशुए सीधी होकर बैठ गई और मजे से गॉसिप सुनने लगी। गुचिंगहान की नजरें इधर उधर भटकने लगी। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मैं अच्छा इंसान हूं। लेकिन दूसरी बहन तो कंपनी के नए कलाकारों के साथ खेलती फिरती थी। उस नए कलाकार का नाम क्या था? बेचारा उसके चक्कर में फंस गया। मां गुस्से में थी। ऐसा लग रहा था जैसे बेटी को 2 थप्पड़ मार दे। ये कोई इंसानियत वाली हरकत है?
एक अच्छी भली कंपनी का क्या हाल बना दिया उसने। उधर गु वानचिंग और गु छिंगशवे भी चुपके से गु छिंगहान को थम्स अप दे रही थी। वाह कमाल है, खेलने में तो एक्सपर्ट निकली। गु छिंगहान गुस्से में चिल्लाई, अरे मैंने बस थोड़ा मजाक किया था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, सच में नहीं। लगता था कि वह दूसरी बहन को काफी पसंद करती थी। दोनों लगभग साथ भी आ गए थे। अगर गु हुआई बीच में चाल न चलता तो दूसरी बहन उसकी जगह दोष अपने सिर लेकर जेल नहीं जाती। ये पछतावा है या अपने गुनाहों का प्रायश्चित? क्या वो मुझे पसंद करता है? वो आदमी जो हमेशा मुझे ठंडी नजरों से देखता था, वो मुझे पसंद करता है? गु हुआई मुझे नुकसान पहुंचाएगा, ये कैसे हो सकता है? और मैं जेल भी जाऊंगी। गु छिंगहान के दिमाग में एक साथ इतनी सारी बातें भर गई थी कि वो उन्हें तुरंत समझ ही नहीं पा रही थी। हालांकि उसे पूरी तरह यकीन नहीं था, लेकिन उसके दिल में शक और बेचैनी पैदा होने लगी थी। मां सिर झुकाए बैठी थी, लेकिन अंदर से भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। तो दूसरी बेटी जेल गई थी उस पुरुष कलाकार की वजह से। बस वो लड़का मुझे मिल जाए, मिलते ही उसकी शादी करवा दूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि गु हुआई बाहर घूमकर और लोगों की जिंदगी बर्बाद करे। उसने तो मेरी बेटी तक को बर्बाद कर दिया। इस वक्त गु छिंगशुए के मन में भी शक था। आखिर गु चैन जो बातें कह रहा था वो सच थी या झूठ? तभी डोरबेल बजी। गु पापा घर लौट आए थे। मां खुशी से तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ी। अरे आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? उन्होंने मुस्कुराकर कहा। हाँ बेटियां आज घर आई हैं तो सोचा जल्दी आकर उनसे मिल लूं। बेटियों से मिलना? अगर उन्हें पता चल जाए कि इन नालायक लड़कियों ने क्या क्या किया है तो शायद वो सच में उनकी पिटाई कर दें। गु पापा ने लिविंग रूम में सबको साथ बैठे देखा तो थोड़ा हैरान हुए। अरे सब यहां हैं? बड़ी मुश्किल से तुम लोग एक साथ बैठे दिख रहे हो। और आचैन कहां है? किसी ने जवाब दिया, वो अभी सो रही है। उसे सोने दो, शायद बहुत थक गई होगी। कोई भी जाकर उसे मत जगाना। हाँ, उसे आराम से सोने दीजिए, कोई भी उसे मत जगाए। सोने दो उसे, उठने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें इस छोटे भाई से मिलने की इतनी भी जल्दी नहीं है। गु छिंगहान ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी असिस्टेंट को मैसेज भेजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दोपहर तक के लिए पोस्टपोन कर दो। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि गुचैन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाएगा। मैसेज भेजने के बाद उसने गु हुआई से कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई है, अब कल जाएंगे। गु हुआई थोड़ा निराश हुआ, लेकिन इतने सारे गिफ्ट मिलने के बाद उसका मन उन्हें बाहर ले जाकर दिखाने का भी था। वह उठकर मुस्कुराते हुए बोला, मॉम डैड दीदियों, मेरे दोस्त बुला रहे हैं घूमने के लिए, मैं खाने के समय तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ। इस बार घर के सभी लोगों ने बहुत आसानी से उसे जाने दिया। गु हुआई थोड़ा हैरान और निराश हुआ। उसे लगा था कि उसके जाने के बाद माँ जल्दी से गु पापा को खींचकर स्टडी रूम में ले गई। गु छिंगशे भागकर गु वानचिंग के कमरे में कंप्यूटर लेने गई और गु वानचिंग भी उसके पीछे पीछे चली गई। उसे उस प्राचीन जेड को ढूंढना था। सबके जाने के बाद लिविंग रूम में सिर्फ गु छिंगहान रह गई। सब लोग अचानक कहाँ चले गए? वो हैरान हुई और जिज्ञासा में खुद भी उनके पीछे चली गई। उधर गु छिंगशे गु वानचिंग के कमरे में जाकर प्रेम पत्र ढूंढने लगी। जैसे ही बड़ी बहन अंदर आई, उसने दिखावे के लिए कंप्यूटर ऑन करना शुरू कर दिया। गु वानचिंग ने उसे अजीब नजरों से देखा, फिर उसकी नजर बचाते हुए चुपके से अपना सेफ खोला। सेफ खुलते ही अंदर गु वानचिंग के इकट्ठा किए हुए तरह तरह के कीमती कलेक्शन भरे पड़े थे। उसकी और गु पापा की पसंद काफी मिलती जुलती थी। दोनों को ऐसी पुरानी और कीमती चीजें इकट्ठा करने का शौक था। जब उसने देखा कि वह प्राचीन जेड गु भी शांतिपूर्वक अंदर रखा है तो उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। मैंने तो इसे कभी बाहर भी नहीं निकाला, फिर गु छिंगशुए इसे कैसे बदल सकती है? गु वानचिंग ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाना चाहा, लेकिन अचानक उसका हाथ वहीं रुक गया। ये स्पर्श, इसका वजन और आकार, कुछ तो गड़बड़ है। उसका दिल घबरा उठा। उसने जल्दी से उस जेड को बाहर निकाला और मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, गुस्से से उसका दिल फटने वाला था। गु छिंगशुए! अपना नाम इतनी जोर से सुनकर गु छिंगशुए का हाथ डर से कांप गया। उसने तुरंत घबराकर प्रेम पत्र अपने पीछे छिपा लिया। पापा, दीदी, आपने मुझे अचानक क्यों बुलाया? गु वानचिंग ने वो सिक्का उसके सामने पटक दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। तुमने चुपके से मेरा सेफ खोला और उस प्राचीन जेड को बदल दिया? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो आपके सेफ का पासवर्ड भी नहीं पता।
गु छिंशुए ने पूरी तरह से इनकार कर दिया, लेकिन सच तो यह था कि वो पासवर्ड निकालने में माहिर थी। घर में छोटी मोटी चोरी और चीजें बदलने जैसे काम करते करते उसे अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। तुम्हें नहीं पता? तो फिर ये जैड ऐसा कैसे हो गया? तुमने मेरा असली जैड देखा है? क्या वो कभी ऐसा दिखता था? गु छिंशुए ने एक नजर उस सिक्के पर डाली। उसे तुरंत याद आ गया कि उसने उसकी जगह नकली सिक्का रखा था। वो घबराकर नजरें फेरते हुए बोली, मुझे क्या पता, वो तो बहुत पुरानी बात है। हमेशा शांत और समझदार रहने वाली बड़ी बहन अब अपना धैर्य खो चुकी थी। वो सीधे दौड़कर गु छिंशुए को पकड़ ली। मेरा प्राचीन जेड कहां छिपाया है? अभी वापस करो, वरना तुम्हारे सारे ब्रांड एंडोर्समेंट कैंसिल करवा दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गु छिंशुए भी गुस्से में आ गई। उसने जोर से उसे धक्का दिया और प्रेम पत्र निकालकर उसके सामने लहराने लगी। ये लव लेटर है ना? अगर तुमने मेरे एंडोर्समेंट हटाए तो मैं इसे सबके सामने जोर जोर से पढ़ दूंगी। अपना प्रेम पत्र चोरी होते देख गुवानचिंग की मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। नालायक लड़की, हिम्मत है तो पढ़कर दिखा। मैं पढ़ूंगी और पूरे परिवार के सामने पढ़ूंगी। इतना कहकर गु छिंशुए अचानक बाहर की ओर भागी। गुवानचिंग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मन ही मन गाली दी। गड़बड़ हो गई। गु वंशिंग तुरंत उसके पीछे भागी। भागते हुए गु छिंशुए सीधे गु छिंगहान से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गु छिंगहान दर्द से अपना पेट पकड़कर गुस्से में बोली, गु छिंशुए, चलते वक्त दिखता नहीं है क्या? आंखें नहीं है तुम्हारे पास? गु छिंशुए तुरंत उसके पीछे छिप गई और रोने का नाटक करते हुए बोली, दूसरी दीदी, जल्दी इन्हें रोकिए, बड़ी दीदी मुझे मारने आ रही हैं। तभी गु वंशिंग भी पीछे से बाहर आ गई। उसका चेहरा गुस्से से इतना बिगड़ चुका था कि गु छिंगहान भी डर गई। दीदी, आपको क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूं, गु वंशिंग गुस्से से चिल्लाई। बस उस नालायक लड़की को पकड़ लो, आज तो मैं इसकी पिटाई करके ही मानूंगी। लेकिन उसने किया क्या है? वो अब छोटी बच्ची तो नहीं रही, आप उसे मारेंगी? तुम खुद पूछ लो उसने क्या किया है। इसने मेरे प्राचीन जेड को बदलकर उसकी जगह 1 रुपए का सिक्का रख दिया। ये कोई इंसान वाला काम है क्या? क्या? तो तुमने सच में बदल दिया था? गु छिंगहान ने हैरानगी से गु छिंशुए की तरफ देखा। तुमने वो किसे दिया? जल्दी बड़ी दीदी को वापस करो। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं लिया। गु छिंशुए अभी भी जुबान से साफ इनकार कर रही थी, लेकिन उसके हाथ चुपके से प्रेम पत्र खोल चुके थे। उसने एक नजर पढ़ी और पाया कि उसमें वही बातें लिखी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी गुचैन ने बताई थी। वो अचानक हंस पड़ी। बड़ी दीदी, आपका ये लव लेटर तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक और रोमांटिक है। मुझसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा। इतना सुनते ही गु वानछिंग अपना आपा खो बैठी। वो सीधे उसकी तरफ झपटी। अगले ही पल दोनों आपस में लड़ने लगी। गु छिंगहान एक तरफ खड़ी समझ ही नहीं पा रही थी कि किसका साथ दे। आखिर वो बस चुपचाप वहीं खड़ी रह गई। कुछ ही देर बाद स्टडी रूम की तरफ से भी जोर जोर की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। गु पापा आंखों में आंसू लिए स्टडी रूम से बाहर दौड़ते हुए आए। जैसे ही उन्होंने देखा कि गु छिंशुए जमीन पर दबाकर पीटी जा रही है, वो भी गुस्से में जाकर उसे पकड़कर मारने लगे। अरे तुम नालायक लड़की, मेरे सारे एंटीक और पुरानी पेंटिंग्स सब तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गए। जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हें ये हाथ आखिर क्यों दिए गए थे? पहले जब सिर्फ बड़ी दीदी उसे पकड़े हुई थी, तब तक गु छिंशुए में थोड़ा बहुत जवाब देने की ताकत थी, लेकिन अब जब उसके पापा भी मारने में शामिल हो गए तो वो पूरी तरह बेबस हो गई। आखिरकार जब रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया, तब उसने मान लिया कि ये सब उसी का किया हुआ था। ओह, मेरा चेहरा मत मारो, मुझे अभी शूटिंग भी करनी है। मुझसे गलती हो गई। मैंने पुरानी जेड की चीज़ बदलकर आइसक्रीम रख दी, एंटीक सामान तोड़ दिया और पुरानी पेंटिंग में चाकू से छेद कर दिया। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जितने पैसे चाहो मैं सब भर दूंगी। ये कहते ही गु पापा और गु वानछिंग उसे और जोर से पीटने लगे। आखिर में गु माँ को बेटी पर तरस आ गया और उन्होंने उसे बचा लिया। ये लोग मुझे मार रहे हैं, आह! बस करो, मत रो, माँ तुम्हारे लिए इंसाफ करेगी। लेकिन गु माँ मन ही मन सोच रही थी, खुद ही किया है सब, इतनी बड़ी हो गई फिर भी पिट रही है, कितनी शर्म की बात है, ठीक ही हुआ। तभी गु माँ ने गु छिंशुए के हाथ में प्रेम पत्र देखा। वह तुरंत उसे छीन कर ले गई और सबके संभलने से पहले ही उसे फाड़ डाला। ये क्या बकवास चीज है? अरे ऐसी बातें मत करो, क्या पता इसमें कोई धमकी वगैरह लिखी हो। गु वानछिंग ने तुरंत जमीन पर गिरे हुए फटे प्रेम पत्र को उठा लिया। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। माँ,
गू माँ थोड़ा झेप गई और मजबूरी में हल्की सी मुस्कान खींचते हुए बोली, बेटा मैंने जानबूझकर नहीं फाड़ा। माँ कोई बात नहीं। गु वानशिंग ने प्रेम पत्र उठाया, फिर गु छिंगशुए की तरफ ठंडी नजर से देखते हुए कहा, पुराना जेड वापस करो या फिर 5 करोड़, दोनों में से एक चुन लो। इतना कहकर वो सीधे अपने कमरे में चली गई और खुद को बंद कर लिया। गु छिंगशुए अभी शिकायत करने ही वाली थी। माँ आप देख रही हैं ना उसे? गु माँ ने तुरंत टोक दिया, बस भी करो, देख नहीं रही तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी वजह से कितनी परेशान हो गई है। गु पापा ने ठंडी आवाज में कहा, अब से तुम्हारी सारी कमाई तुम्हारी माँ के अकाउंट में जाएगी, बाकी तुम खुद समझ लो। गु छिंगशुए तुरंत रोने लगी। पापा आपने तो मेरे सारे कार्ड पहले ही फ्रीज कर दिए हैं, अब मेरे पास पैसे आएंगे कहां से? लेकिन गु पापा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर से अपने स्टडी रूम में लौट गए और टूटे हुए एंटीक सामान को देखकर दुखी होने लगे। मन ही मन सोच रहे थे, पता नहीं इसे रिपेयर कराया जा सकता है या नहीं, फेंकना तो बहुत अफसोस की बात होगी। उधर गु छिंगहान चुपचाप ये पूरा तमाशा देख रही थी। उसने मन ही मन तुम्हें थम्स अप दिया। कमाल है मेरे छोटे भाई, तुम खुद सामने भी नहीं आए और घर में युद्ध छिड़ गया। और उधर तुम ड्रामा खत्म होते ही फिर से आराम से सो गए। तुम्हें तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि बाहर क्या हंगामा चल रहा है। तुम कंबल ओढ़े आराम से सपनों की दुनिया में घूम रहे थे, लेकिन सपने वाला झोगोंग जरा भी सहयोग नहीं कर रहा था। मुझे उसे किस करना है, लेकिन वो बार बार मना कर रहा था। गुस्से में तुमने पैर पटका, कमबख्त, सपना ही तो है, एक किस करने देने में क्या चला जाएगा। तुम जबरदस्ती उसकी तरफ झपट पड़े, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखाई दिया तुम डर के मारे तुरंत जाग गए। ये क्या था? इस दुनिया की हीरोइन मेरे सपने में कैसे आ गई? हे भगवान, अभी तो मैं हीरोइन को जबरदस्ती किस करने वाला था। अच्छी नींद के बाद तुम बड़े संतुष्ट होकर बिस्तर से उठे। उस वक्त रात के 8 बज चुके थे और तुम्हें जोरों की भूख लग रही थी। वैसे इस घर की साउंड प्रूफिंग सच में कमाल है, कम से कम उस पुराने किराए वाले घर जैसी नहीं जहां हर छोटी आवाज भी साफ सुनाई देती थी। हर दिन पड़ोस से आने वाली लड़ाई की आवाजें सुन सुनकर इंसान सच में पागल हो जाए। तुमने जल्दी से फ्रेश होकर खुद को ठीक किया और अपने उन 3 खूबसूरत बड़ी बहनों से मिलने की तैयारी की। दरवाजा खोलते ही गुमा दौड़ कर आई और तुम्हें कसकर गले लगा लिया। आचेन, तुम आखिरकार उठ गए, जल्दी नीचे आकर खाना खा लो। मैंने नौकरों से तुम्हारा खाना फिर से गर्म करवाया है। तुम्हारी तीनों बहनें भी लिविंग रूम में हैं, माँ तुम्हारा उनसे परिचय करवाती है। जैसे ही तुम नीचे उतरे तुम्हारी नजर उन 3 बेहद खूबसूरत बहनों पर पड़ी, लेकिन अगले ही पल तुम मन ही मन बड़बड़ाए, अरे दूसरी बहन को छोड़कर बड़ी बहन और तीसरी बहन के चेहरे थोड़े सूजे हुए क्यों लग रहे हैं? क्या इन्हें किसी ने मारा है? ये सोचते ही तुम्हारे अंदर हल्का गुस्सा भर गया। आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी प्यारी बहनों पर हाथ उठाने की? ये लोग तो पहले ही कहानी के साइड कैरेक्टर हैं, फिर भी इनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। सच में इंसानियत ही नहीं है। गु पापा कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए तुम्हें समझाने लगे। जब ये लोग वापस आ रहे थे तब गलती से दीवार से टकरा गए थे, इसलिए चेहरा सूज गया। जिसका चेहरा ज्यादा सूजा है वो तुम्हारी तीसरी बहन गु छिंगशुए है और थोड़ा कम सूजा हुआ चेहरा तुम्हारी बड़ी बहन गु वानचिंग का है। दूसरी बहन से तो तुम पहले ही मिल चुके हो। तुमने थोड़ा हिचकिचाते हुए धीरे से कहा, बड़ी दीदी, तीसरी दीदी, दूसरी दीदी। तुम्हारे मन में हल्की घबराहट थी। हालांकि अब मम्मी पापा का रवैया मेरे लिए बदल गया है, लेकिन कहानी में तो ये तीनों बहनें मुझे पसंद नहीं करती थीं। अगर मैंने इन्हें ऐसे बुलाया तो कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगी? हालांकि वे नाराज नहीं हुई, बस हल्के से सिर हिलाया और कुछ खास नहीं बोली। आखिर सब एक दूसरे के लिए अभी काफी अजनबी थे, लेकिन तीनों बहनों के मन में एक ही बात चल रही थी, ये छोटा भाई सच में माँ से कितना मिलता जुलता है। एक नज़र में ही पता चल जाता है कि ये उनका असली बेटा है। गु माँ ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अपने पास बैठा लिया। फिर उन्होंने खुश दिख रहे गुहुआई की तरफ देखा और अपनी तीनों बेटियों से पूछा, पहली बार अपने छोटे भाई से मिल रही हो तो तुम सब ने उसके लिए कोई गिफ्ट तो लिया होगा ना? जल्दी निकालो, माँ भी देखे। जैसे ही ये बात खत्म हुई, गु पापा को छोड़कर बाकी सबके चेहरे पर अजीब सी शर्मिंदगी छा गई, क्योंकि सच तो ये था कि किसी ने भी तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट खरीदा ही नहीं था। हाँ, गु छिंगहान ने जरूर कुछ खरीदा था, लेकिन वो सारे गिफ्ट गु हुआई पहले ही खोलकर ले चुका था। कुछ पल के लिए पूरा माहौल चुप हो गया।
आखिर वे सब यहाँ लौटे ही इसलिए थे ताकि गु हुआई का साथ दे सकें और उसे सपोर्ट कर सकें। वे सब तो बस यही सोचकर लौटे थे कि तुम्हें घर में गु हुआई को परेशान करने से रोकेंगे, लेकिन अभी जो कुछ हुआ उसके बाद उन्हें महसूस हुआ असल में तो उन्हें खुद किसी के सहारे की जरूरत है। तुमने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर भी वे खुद ही घबरा गए और आखिर में पिटाई भी खा बैठे। क्या ये इस बात की सजा है कि उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं खरीदा? सबको चुप देखकर गु पापा ने अचानक जोर से मेज पर हाथ मारा। उनका चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया था। मैंने पहले ही तुम लोगों को याद दिलाया था, है ना? तो फिर गिफ्ट खरीद कर क्यों नहीं लाए? गु हुआई ये देखकर डर के मारे चौंक गया। ये पहली बार था जब उसने अपने पिता को इतना गुस्से में देखा था। कुछ देर पहले तक वह मन ही मन बहुत खुश था कि उसकी बहनों ने सिर्फ उसी के लिए गिफ्ट खरीदे थे। वह तो सोच रहा था कि तुम्हारे जागने के बाद सब गिफ्ट निकालकर तुम्हारे सामने दिखाएगा और थोड़ा शेखी मारेगा, लेकिन अब उसे अचानक हिम्मत ही नहीं हुई। अगर मैंने अब भी गिफ्ट निकाल दिए तो मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या उन्हें लगेगा कि दीदियां सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हैं? अगर सब गिफ्ट सिर्फ मुझे ही मिले हैं तो क्या मम्मी पापा मुझसे निराश हो जाएंगे? गु मां ने गु हुआई की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, बस अभी अगर ये आगे बढ़कर अपनी तीनों बहनों की तरफ से 2 बातें बोल दे और गिफ्ट निकालकर थोड़ा बांट दे तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन वह अब भी चुपचाप खड़ा था, जैसे उसे किसी बात से फर्क ही न पड़ता हो। गु मां के दिल में अचानक निराशा भर गई। तो ये है वो छोटा भाई जिसे मेरी तीनों बेटियां इतना प्यार करती थीं। सच में एहसान फरामोश निकला। तभी गु चिंघान ने अचानक चुप्पी तोड़ी। माँ, मैंने गिफ्ट खरीदे थे, वे अभी आ हुआई के पास हैं। गु हुआई एकदम से स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से गु चिंघान की तरफ देखा। दूसरी दीदी, वो गिफ्ट तो आपने मुझे दिए थे ना? गु चिंघान ने नजरें फेर ली। उनमें से एक हिस्सा गुचेन के लिए था, बस मुझे तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। ये नहीं हो सकता। गु हुआई मायूस होकर सिर झुका लेता है। उसे पता था कि उन गिफ्ट्स में गुचेन का भी हिस्सा है, लेकिन फिर भी उसने खुद से उन्हें निकालकर बांटने की बात नहीं की। तभी गु मां खुद बोल पड़ती हैं, हुआई, अभी तुम्हें इतने सारे गिफ्ट खोलते देखा, हाथ भी थक गए होंगे ना? जाओ, उन्हें निकालो और आचेन के साथ बांट लो। क्यों? गु हुआई का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। डैड, वो सब दीदियों ने मुझे दिए हैं, मैं सब उसे कैसे दे सकता हूँ? गु पापा गंभीर आवाज में कहते हैं, आचेन उनका सगा छोटा भाई है। चाहे अभी तुम लोगों में दूरी हो, लेकिन खून का रिश्ता सबसे गहरा होता है। थोड़ा समझदारी दिखाओ। इतने सारे गिफ्ट्स तुम अकेले भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तीनों बहनों के मन में उलझन भर जाती है। वे सोचती हैं, अगर हम गुचेन की तरफदारी करें तो ऐसा लगेगा जैसे हम अपने असली छोटे भाई के लिए बिल्कुल भी दिल नहीं रखते, लेकिन अगर उसकी मदद न करें, गु हुआई को इतनी परेशानी में देखकर हमारे दिल में भी तकलीफ होने लगी। आखिर इतने सालों तक अपना असली छोटा भाई नहीं मिला था, इसीलिए हमने अपना सारा प्यार गु हुआई पर ही लुटा दिया। इतने सालों में ये आदत बन चुकी थी। तुम मन ही मन ठंडी हंसी हंसते हो। इससे गिफ्ट निकलवाना इसे मार डालने से भी मुश्किल है। न देना है तो मत दे, जैसे मुझे इनके गिफ्ट्स की इतनी चाह है। फिर तुम इस भारी माहौल को तोड़ते हुए बोल पड़ते हो। वैसे भी मैंने उसे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। अगर उसे इतने ही गिफ्ट चाहिए तो समझ लो वो सब मेरी तरफ से उसे गिफ्ट है। तुम्हारी नजर तीनों बहनों पर घूमती है, लेकिन उन्हें अचानक सख्त होकर जड़ सा खड़ा देख तुम चुप हो जाते हो। क्या ये दीदियां मुझे इतना नापसंद करती हैं कि मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती? फिर तुम गुमा की तरफ मुड़कर कहते हो, माँ, मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। गुमा हल्की सी आह भरती है। ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगी, सिर्फ हम दोनों। ये बात जानबूझकर गु हुआई को सुनाने के लिए कही गई थी। मतलब साफ था, कोई और साथ नहीं आएगा। गु हुआई सिर झुकाए खड़ा रहता है। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो चुका था और उसके नाखून हथेली में धंस गए थे। वो मन ही मन सोच रहा था, गुचेन, कौन चाहता है तुम्हारी एहसान वाली दया? फिर गु हुआई खड़ा हुआ और रोती हुई आवाज में बोला, मॉम, डैड, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मैं ऊपर कमरे में जा रहा हूँ। गु हुआई के जाते ही गु वांचिन भी तुरंत खड़ी हो गई, लेकिन गु माँ ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो? माँ, आ हुआई की तबीयत ठीक नहीं है,
मैं जाकर उसे देख लेती हूँ। क्या देख रहे हो? बस एक ही बार हुआ था, उससे क्या हो जाएगा? जेजे, इतनी चिंता हो रही है क्या? बड़ी दीदी का तो सच में गु हुआई से सच्चा प्यार है। चुप रहो। गु वानचिन अचानक जोर से चिल्ला उठी, जिससे सब लोग चौंक गए। अपनी हालत समझते ही उसने जल्दी से माफी मांगी। सॉरी माँ, मैं आप पर नहीं चिल्ला रही थी, मैं बस। माँ गु का चेहरा खराब हो गया और वो बैठ गई। अभी अभी अपने असली भाई से मिली हो और तुम्हारा रवैया ऐसा है? गुवानचिन बेबस होकर बोली। माँ, हुआई का चेहरा बहुत खराब लग रहा है। आप जानती हैं ना, उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। उसने इतने सारे गिफ्ट्स लिए हैं, फिर क्या खराब है? मुझे तो लगता है वो खुशी से पागल हो रहा होगा। माँ, आप ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं? गुवानचिन हैरानी से उन्हें देखने लगी।